हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा। वेलकम टू द कैटलिस्ट ग्रुप। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आईसी इंजन में हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज योर कंपैरिजन ऑफ द एयर स्टैंडर्ड साइकिल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स। तो आईसी इंजन में हमने 3 एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स पढ़ी है अभी तक। जो फर्स्ट साइकिल थी वो कौन सी थी? फर्स्ट साइकिल थी आपकी ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल हमने अभी तक पढ़ा है। सेकंड कौन सी पढ़ी हमने? सेकंड हमने पढ़ी है आपकी डुअल साइकिल। और थर्ड हमने कौन सी पढ़ी है? डीजल साइकिल। ये 3 साइकिल पढ़ी है। तीनों की वर्किंग कैसे होती पढ़ी है। तीनों में कैसे हीट एडिशन होता है, कैसे हीट रिजेक्शन होता है, वो भी हम पढ़ चुके हैं। कंपैरिजन इन द सेंस, अगर हम हीट एडिशन की बात करें, तीनों में सिर्फ हीट एडिशन का डिफरेंस होता है। रिमेनिंग हीट रिजेक्शन, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेस आर द सेम। ये चीज़ें आपको पता है, लेकिन सर आप कंपैरिजन में क्या स्पेशल चीज़ बताने वाले हो? कंपैरिजन में आपको मैं बताने वाला हूँ एफिशिएंसी के बारे में। किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, किसकी एफिशिएंसी कम होती है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो डुअल साइकिल की एफिशिएंसी होगी वो ऑटो या डीजल से कभी ज़्यादा होगी? बिल्कुल नहीं सर। डुअल साइकिल की जो एफिशिएंसी होगी वो हमेशा इन दोनों के बीच में ही रहेगी। अगर आपको ऑप्शन में कोई एक ऐसा ऑप्शन मिल जाता है जिसमें डुअल साइकिल की एफिशिएंसी एक्सट्रीम पोजीशंस पे मिल रही है तो वो ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। डुअल साइकिल हमेशा क्या रहेगा? बीच में रहेगा। अब मैं बात करने वाला हूँ एफिशिएंसी फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो की। अगर कंप्रेशन रेशियो सेम होगा एयर स्टैंडर्ड साइकिल में तो एफिशिएंसी पर क्या इफेक्ट आने वाला है। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, क्या एक्चुअल कंडीशन में कंप्रेशन रेशियो सेम हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो ये सिर्फ थ्योरेटिकली है। इफ द कंप्रेशन रेशियो इज सेम, इफ द कंप्रेशन रेशियो इज सेम, तो हम कंपेयर सिर्फ करेंगे ऑटो और डीजल को। उन दोनों के बीच का हमेशा कौन होगा? डुअल। हम सिर्फ किसको कंपेयर करेंगे? ऑटो को करेंगे और डीजल को हम कंपेयर करेंगे। तो देखिए, सेम कंप्रेशन रेशियो का याद रखने का तरीका बेहद ही आसान है। देखिए, एक पीवी डायग्राम बनाता हूं। आपको एग्जाम में कभी भी ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं रहेगी अगर आपने इस डायग्राम को एक बार ध्यान से देख लिया तो। ये आपकी ऑटो साइकिल है। दिस इज योर ऑटो साइकिल। ये आपकी ऑटो साइकिल है। क्लियर है? हाँ सर, ऑटो साइकिल है। यहाँ पर जो कंप्रेशन रेशियो है वो हमें क्या रखना है? सेम रखना है। कंप्रेशन रेशियो को क्या रखना है? सेम। दिस इज 1 2 3 4। कंप्रेशन, हीट एडिशन, एक्सपेंशन, हीट रिजेक्शन। दिस इज द ऑटो साइकिल। अगर हम कंप्रेशन रेशियो को सेम रखते हैं तो डीजल साइकिल का डायग्राम कैसे बनेगा? डीजल साइकिल का सर डायग्राम ऐसे बनेगा कि ये 1 to 2 तो सेम पाथ फॉलो करेगा। 1 to 2 तो सेम पाथ फॉलो करेगा क्योंकि कंप्रेशन रेशियो क्या है? सेम है। कंप्रेशन रेशियो क्या है? सेम है। उसके बाद क्या होगा? इसमें सर हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर होगा। उसके बाद इसमें एक्सपेंशन होगा और फिर हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। तो मतलब 3 डेज आ जाएगा डीजल का यहाँ पर। सो ये जो ब्लू कलर वाला है, ये जो ब्लू कलर वाला है, it will be air standard cycle for a diesel cycle. It will be a air standard cycle for diesel cycle. ठीक है। और ये ब्लैक कलर वाला क्या है? एयर स्टैंडर्ड साइकिल फॉर ऑटो साइकिल। ये ऑटो साइकिल है ब्लैक वाली, और ब्लू कलर वाली क्या है? डीजल साइकिल। फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो मुझे बताइए कि वर्क इनपुट हमें किस में कम मिल रहा है? Blue color will be your diesel cycle and your black color will be ऑटो साइकिल। अब इन दोनों डायग्राम्स को कंपेयर करके मुझे बताइए कि नेट एरिया किस में कम है। सर नेट एरिया कम है आपके डीजल में। तो अगर नेट एरिया डीजल में कम है फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो देन द ऑटो साइकिल एफिशिएंसी विल बी द मैक्सिमम। उससे कम किसकी होगी? सर डुअल की होगी। और उससे कम किसकी होगी? डीजल की होगी। एक्चुअली ओनली फॉर दिस कंडीशन, सिर्फ इसी कंडीशन के लिए ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। अदरवाइज बाकी अगर कोई भी कंडीशन मेंशन हो, हमेशा किसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी? डीजल साइकिल की एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं नहीं मिल रहा है कंप्रेशन रेशियो इज सेम,
तो हमेशा किस साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी? डीजल की। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है कंप्रेशन रेशियो इज सेम, इनलेट टेम्परेचर इज सेम, एग्जिट टेम्परेचर इज सेम, मैक्सिमम पीक टेम्परेचर इज सेम, मतलब अगर सिंपली कंप्रेशन रेशियो दिख गया ना तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी और डीजल साइकिल की एफिशिएंसी मिनिमम होगी और डुअल साइकिल की एफिशिएंसी इन दोनों के बीच की होगी, इंटरमीडिएट होगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब मैं बात करने वाला हूं फॉर द सेम पीक प्रेशर, फॉर द सेम पीक प्रेशर, यानी जो मैक्सिमम प्रेशर है P3 वो दोनों में क्या है? सेम। मैक्सिमम प्रेशर क्या है? P3, तो दोनों में क्या है? सेम रखना है हमें। तो अब मैं कंपैरिजन करने वाला हूं ऑन द बेसिस ऑफ द मैक्सिमम पीक प्रेशर, मैक्सिमम पीक प्रेशर। और प्रेशर मैक्सिमम कब होता है? सर प्रेशर मैक्सिमम होता है आफ्टर हीट एडिशन इन ऑटो साइकिल, और आपका जो डीजल साइकिल होता है उसमें प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द हीट एडिशन प्रोसेस, ड्यूरिंग द हीट एडिशन प्रोसेस। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम पीक प्रेशर की। तो सर इसका डायग्राम कैसे बनेगा? बेहद ही आसान है। आपको प्रेशर क्या रखना है इसमें? सेम, लेकिन कौन सा प्रेशर सेम रखना है? पीक प्रेशर सेम रखना है। क्या रखना है? पीक प्रेशर सेम। तो पी वी, क्लियर है? अब देखिए मैं बनाता हूं, दिस इज योर डीजल साइकिल 1 2 3 4। ये थर्ड प्रेशर है, ये क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। ये मैक्सिमम कैसे होगा? देखिए ऑटो साइकिल बनाइए, दिस विल बी द ऑटो साइकिल। ये क्या हो जाएगी आपकी? ऑटो साइकिल। मतलब ये जो मैक्सिमम प्रेशर है वो दोनों में क्या है? सेम। आपके ऑटो साइकिल में भी सेम है और आपकी डीजल साइकिल में भी क्या है? सेम है। तो इस कंडीशन में आप मुझे बताइए कि नेट एरिया किस में कम है? नेट एरिया सर ऑटो में कम है। अगर नेट एरिया ऑटो में कम है तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी होगी मिनिमम और मैक्सिमम किसकी होगी? डीजल की। तो यहां पर देखिए, यहां हम क्या लिखेंगे? फॉर द मैक्सिमम पीक प्रेशर इज सेम देन द डीजल साइकिल एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम। उसके बाद क्या आएगा? सर डुअल आएगा। उसके बाद कौन आएगा? सर उसके बाद सबसे लास्ट में ऑटो आएगा। तो सर ये याद रखने का बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, सिर्फ याद रखिए कंप्रेशन रेशियो के लिए। किसके लिए? कंप्रेशन रेशियो के लिए। अगर कंप्रेशन रेशियो सेम है तो नीटा मैक्सिमम किसकी होगी? ऑटो की। अदरवाइज आप यहां लिख सकते हो, अदरवाइज हमेशा नीटा मैक्सिमम किसकी होगी? डीजल की। Only for the compression ratio is same, then neta maximum will for neta auto, and for other conditions except compression ratio, neta maximum will for diesel। क्लियर है यहां तक? कंप्रेशन रेशियो का दिमाग में घुसा लो। अगर कंप्रेशन रेशियो क्वेश्चन में आ गया तो आपको क्या टिक करके आना है? आपको ये वाला ऑप्शन टिक करके आना है, ऑटो, डुअल, डीजल। ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, डीजल, डुअल, ऑटो। दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अगर कंप्रेशन रेशियो सेम है तो हमेशा ऑटो की वैल्यू मैक्सिमम होगी, अदरवाइज सभी कंडीशन के लिए डीजल की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब मैं आ रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट पर कि सर हम कंप्रेशन रेशियो सेम क्यों नहीं रखते हैं? बताया तो था आपको, डेटोनेशन या फिर नॉकिंग होगी, डेटोनेशन या फिर नॉकिंग होगी, इंजन का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा और हम नॉकिंग को कम करने के लिए इंजन का साइज क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। सर अगर हम इंजन का साइज रिड्यूस कर देंगे नॉकिंग कम हो जाएगी, लेकिन एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ेगी। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे? एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम यूज में लेंगे मल्टी सिलेंडर्स इंजन। क्या लेंगे? मल्टी सिलेंडर इंजन को हम यूज में लेंगे। उन मल्टी सिलेंडर इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो होगा उन सभी का सम अप डीजल के इक्वल होगा। सर समझ नहीं आया, डायग्राम से समझाइए। देखिए
डीजल का मैं डायग्राम बनाता हूं। डीजल के इंजन्स बड़े होते हैं क्योंकि उनका कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, बड़ा होता है, ज़्यादा होता है। सो ये आपकी क्या है, डीजल साइकिल है। अब मैं इसको मार्किंग कर देता हूं 1 2 3 4, दिस इज द पीवी डायग्राम। अगर मैं पेट्रोल इंजन मल्टी सिलेंडर में बनाऊं तो देखिए क्या होगा सर, पहले तो बनेगा छोटा सा यहाँ पर, फिर बनेगा यहाँ पर, तो ऐसे कर करके मैं क्या करूँगा, मल्टी सिलेंडर पेट्रोल इंजन बनाऊंगा इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी। सेम अगर मैं बात करता हूँ, इतना बड़ा इंजन अगर मैं यूज़ में लेता हूँ डीजल का, इतना बड़ा अगर इंजन में यूज़ में लेता हूँ डीजल का, तो पेट्रोल के लिए क्या करना पड़ेगा सर, पेट्रोल के लिए आप क्या करोगे, छोटे छोटे इंजन्स, छोटे छोटे सिलेंडर्स यूज़ में ले लोगे। तो मल्टी सिलेंडर का कंसेप्ट यहीं से आता है। मल्टी सिलेंडर का कंसेप्ट क्या आता है, यहीं से आता है। एक बड़े इंजन लगाने से बेहतर है छोटे छोटे सिलेंडर के इंजन लगाइए, छोटे छोटे सिलेंडर को एक ही इंजन में लगा दें। सिंगल सिलेंडर बनाएंगे तो बड़ा बन जाएगा, मल्टी सिलेंडर बनाएंगे तो छोटा इंजन बनेगा। और जैसे ही इंजन छोटा होगा, नॉकिंग डिक्रीज हो जाएगी और आपकी ब्रेक पावर इंक्रीज हो जाएगी और ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां से कॉन्सेप्ट क्या आता है आपका, मल्टी सिलेंडर इंजन का। क्लियर है यहां तक? ऐसे ऐसे आप मल्टी सिलेंडर इंजन क्या कर सकते हो, यूज में ले सकते हो इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी। आई होप यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब मैं आपको बताने वाला हूं गवर्निंग मेथड इन एसआई एंड सीआई इंजन। इसमें भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, पढ़ के जाते हैं तब तो याद रहता है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जब हम जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसको याद रखने का एक तरीका है, और ये तरीका हमने निकाला है किसके लिए, गवर्निंग ऑफ एसआई एंड सीआई इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन एंड कंप्रेशन इग्निशन इंजन। गवर्निंग का मतलब क्या होता है, गवर्निंग का मतलब होता है कि अगर मान लो आपको स्पीड इंक्रीज करनी हो तो आप एक्सीलेटर को क्या करते हो, घुमाते हो। तो जब हम एक्सीलेटर को घुमाते हैं तो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, इंजन में क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है कि उससे उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो अब मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं क्वांटिटेटिव गवर्निंग। कौन सी गवर्निंग, क्वांटिटेटिव गवर्निंग। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे। किसको इंक्रीज करेंगे, क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे। इसको हम एक बहुत ही अच्छे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। मैं एक आर्बिट्री एग्जांपल ले रहा हूं, उसका कोई भी रिलेशन नहीं है एक्चुअल एयर फ्यूल रेशियो से, ठीक है। तो देखिए मैं क्या ले रहा हूं, एयर ले रहा हूं ऊपर और नीचे ले रहा हूं फ्यूल, इसका मैं रेशियो ले रहा हूं, ठीक है। इसका मैं रेशियो लेता हूं 12 डिवाइड बाय 1। क्या लेता हूं, 12 डिवाइड बाय 1। अगर मुझे स्पीड इंक्रीज करनी है इन क्वांटिटेटिव गवर्निंग तो मुझे इनका रेशियो कांस्टेंट रखना पड़ेगा और इनकी वैल्यू को, इनकी क्वांटिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल मैं इसको कर सकता हूं 24 डिवाइड बाय 2, फिर मैं क्या कर सकता हूं इसको 36 डिवाइड बाय 3। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, फ्यूल को जिस अमाउंट में इंक्रीज कर रहा हूं, एयर को भी उसी अमाउंट में मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। इन दोनों का रेशियो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। रेशियो शुड बी कांस्टेंट, रेशियो शुड बी रिमेन कांस्टेंट। रेशियो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन हम किसको इंक्रीज करेंगे, क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे। 12 का हमने कर दिया 24 एयर, तो फ्यूल का हम क्या कर देंगे 1 से 2। आप केजी में ले लीजिए, 12 केजी 1 केजी, तो हम दोनों को 2 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे। तो जब आपका फ्यूल इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली हीट एडिशन पर सेकंड विल बी इंक्रीज, और अगर हीट एडिशन पर सेकंड विल बी इंक्रीज तो क्या होगा, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, पावर इंक्रीज हो जाएगी, टॉर्क इंक्रीज हो जाएगा। सर ये हम करते कहाँ हैं, जो आपका क्वांटिटेटिव गवर्निंग होता है ये आप करते हो पेट्रोल इंजन में। किसमें, पेट्रोल इंजन में। यहां से अब चीजें आपको याद रखनी है। पेट्रोल इंजन में जो एयर फ्यूल का जो मिक्सचर आता है वो कार्बोरेटर से आता है। एयर और फ्यूल को मिक्स करने का काम कौन करता है, कार्बोरेटर करता है। लेकिन यह कार्बोरेटर आपके आजकल 2 व्हीलर्स में ही दिखने को मिलता है और आपकी मारुति 800 में दिखने को मिलता है। आजकल हम कार्बोरेटर यूज में नहीं लेते हैं, आजकल हम क्या यूज में लेते हैं, आजकल हम यूज में लेते हैं MPFI सिस्टम।
कौन सा सिस्टम हम यूज में लेते हैं? MPFI। सर MPFI मतलब क्या होता है? मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। ये डेफिनेशन पूछी गई है काफी टाइम्स एग्जाम में। तो कार्बोरेटर का काम क्या होता है? एयर फ्यूल मिक्सचर को क्या करना? मिक्स करके पेट्रोल इंजन में यूज में ये लिया जाता है और सिलेंडर में क्या करना? ट्रांसफर करना। कार्बोरेटर में क्या फंक्शन होता है? कार्बोरेटर में हम चाहेंगे कि एयर फ्यूल का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहे, एयर फ्यूल का जो रेशियो है वो क्या रहे? कांस्टेंट रहे। और हम इनको क्या करेंगे? विद कांस्टेंट रेशियो हम इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे। किसको इंक्रीज करेंगे? क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे। तो जब हम क्वांटिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो आपकी जो गवर्निंग होगी उसे हम कहेंगे क्वांटिटेटिव गवर्निंग। और ये क्वांटिटेटिव गवर्निंग कहाँ यूज में ली जाती है? पेट्रोल इंजन में यूज में ली जाती है। और पेट्रोल इंजन को हम क्या कहते हैं? सर हम पेट्रोल इंजन को कहते हैं SI इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन। क्लियर है यहां तक? अब मैं आ रहा हूं क्वालिटेटिव गवर्निंग। किस पे आ रहा हूं? क्वालिटेटिव। ये क्वांटिटेटिव है, अब मैं आ रहा हूं क्वालिटेटिव गवर्निंग। मतलब हम क्वालिटी को ही चेंज कर देंगे। किसको चेंज कर देंगे? क्वालिटी को। तो देखिए हम कैसे करते हैं। क्वालिटी को हम चेंज करेंगे। वो मैंने जो एग्जांपल लिया था, एक आर्बिट्री एग्जांपल था, वो एयर फ्यूल रेशियो वैसे नहीं होता है, वो सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ गवर्निंग इज योर क्वालिटेटिव गवर्निंग। क्वालिटेटिव गवर्निंग, इसमें हम एयर फ्यूल मिक्सचर की क्वालिटी को चेंज करेंगे। किसको चेंज करेंगे? क्वालिटी को चेंज करेंगे। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मैं लेता हूं एयर डिवाइड बाय मैं लेता हूं फ्यूल। क्लियर है? एयर ले लिया मैंने 20 kg, फ्यूल ले लिया मैंने 1 kg। एक आर्बिट्री वैल्यू, इसका कोई रिलेशन नहीं है, बार बार मैं आपको बता रहा हूं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं? एयर का जो अमाउंट है उसको कांस्टेंट रख रहा हूं। एयर का जो अमाउंट है उसको मैं कांस्टेंट रख रहा हूं और जो फ्यूल का अमाउंट है मैं इसको वेरी कर रहा हूं। एयर का अमाउंट कांस्टेंट रहेगा और फ्यूल का अमाउंट वेरी करेगा। कैसे वेरी करेगा? ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 3, ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 4, सो ऑन। मतलब यहां पर जो रेशियो है, रेशियो ऑफ फ्यूल एयर विल नॉट बी कांस्टेंट। यहां पर अमाउंट ऑफ एयर विल बी रिमेन कांस्टेंट और जो फ्यूल का जो अमाउंट है उसको हम क्या करेंगे? वेरी करेंगे। तो जब इनका रेशियो वेरी करेगा, इनका रेशियो वेरी करेगा, तो एयर फ्यूल मिक्सचर की क्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज। एयर फ्यूल मिक्सचर की क्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज। अरे बहुत सिंपल एग्जांपल से समझो ना। लो मिल्क और वाटर लो, मिल्क डिवाइड बाय वाटर, 20 kg मिल्क डिवाइड बाय 1 kg वाटर। अब मैं 20 kg मिल्क में ही 2 kg वाटर मिला देता हूं, क्वालिटी चेंज हो गई ना। 20 kg मिल्क में मैं 10 kg वाटर मिला देता हूं, क्वालिटी तो बहुत खराब हो गई। ऐसा ही हम इसमें कर रहे हैं। हम एयर को कांस्टेंट रख रहे हैं, एयर के अमाउंट को कांस्टेंट रख रहे हैं जो सिलेंडर के अंदर जा रही है। हम सिर्फ फ्यूल की सप्लाई को चेंज कर रहे हैं। तो फ्यूल की सप्लाई को चेंज करने से क्या होगा? क्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्वांटिटी नहीं। क्वांटिटी तो पिछले में था, इसमें एयर फ्यूल रेशियो है, वो चेंज होने के कारण क्वालिटी चेंज हो जाएगी। और क्वालिटी चेंज होने से जो गवर्निंग होगी उसे हम कहेंगे क्वालिटेटिव गवर्निंग। और इस क्वालिटेटिव गवर्निंग का हम यूज कहां करते हैं? पिछले वाला कहां था? पेट्रोल में। तो ये कहां होगा? CI इंजन में, यानी डीजल इंजन में। अब ध्यान से सुनना, ये तो था समझने के लिए जुगाड़। अब टेक्निकली क्या कहते हैं? सर डीजल इंजन में क्वालिटेटिव गवर्निंग की जाती है। हाँ की जाती है। क्वालिटेटिव गवर्निंग में सर हम डीजल में जो एयर का जो अमाउंट सक्शन होता है उसको कांस्टेंट रखते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ द एक्सीलरेटर, विद द हेल्प ऑफ द फ्यूल पंप हम क्या करते हैं? डीजल के अमाउंट को वेरी करते हैं, जिससे एयर फ्यूल मिक्सचर का रेशियो क्या होता है? चेंज होता है, जिसके कारण एयर फ्यूल मिक्सचर की क्वालिटी चेंज होती है और क्वालिटी चेंज होने के कारण क्वालिटेटिव गवर्निंग होती है। आई होप यहां तक ये चीजें आपको क्या आ चुकी होगी? समझ में आ चुकी होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर क्वालिटी ऑफ द फ्यूल। आपके फ्यूल की क्वालिटी कैसे चेक की जाती है? आपके फ्यूल की क्वालिटी कैसे चेक की जाती है? तो आपको ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। क्वालिटी ऑफ फ्यूल, हमारे पास दो फ्यूल थे, पेट्रोल था, डीजल था। ऐसा ही इंजन में कौन सा था? पेट्रोल।
डीजल इंजन में डीजल था, डुअल में भी डीजल था। आपके पास एक फ्यूल है पेट्रोल, एक फ्यूल है डीजल। पेट्रोल की क्वालिटी हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ द ऑक्टेन नंबर। डीजल की क्वालिटी हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सीटेन नंबर। सर याद कैसे रखा? याद रखने में क्या है, पेट्रोल में O आ रहा है, ऑक्टेन में भी O आ रहा है, तो दूसरे वाला अपना आप किसके लिए हो जाएगा? डीजल के लिए हो जाएगा। ऑक्टेन नंबर वेरी करता है 0 to 100, सीटेन नंबर वेरी करता है 0 to 100। सबसे अच्छा वो पेट्रोल जिसका ऑक्टेन नंबर 100 हो, तो 100 वाला हाई क्वालिटी पेट्रोल और 0 वाला वर्स क्वालिटी पेट्रोल। सेम इसमें ही होगा, 100 वाला हाई क्वालिटी का डीजल और 0 वाला लो क्वालिटी का डीजल। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर क्या बता रहे हैं? सर ऑक्टेन नंबर आपको ये बताता है कि नॉकिंग टेंडेंसी कितनी है। ऑक्टेन नंबर आपको क्या बताएगा कि नॉकिंग की टेंडेंसी कितनी है। क्या हम चाहते हैं नॉकिंग हो? नहीं सर, तो 100 वाले में नॉकिंग बिल्कुल भी नहीं होगी और 0 वाले में नॉकिंग बहुत ही ज्यादा होगी। तो हम बताएंगे कि पेट्रोल में नॉकिंग टेंडेंसी कितनी है विद द हेल्प ऑफ द ऑक्टेन नंबर। इसको बताने के लिए हम 2 फ्यूल यूज में लेते हैं। इसको बताने के लिए हम किसको यूज में लेते हैं? 2 फ्यूल हम यूज में लेते हैं। अब जो ऑक्टेन नंबर है उसको बताने के लिए हम कौन सा फ्यूल यूज में लेते हैं? देखिए, एक तो हम लेते हैं आइसो ऑक्टेन, एक हम लेते हैं एन हेप्टेन, नॉर्मल हेप्टेन। क्लियर है? ये जो आइसो ऑक्टेन होता है इसका ऑक्टेन नंबर होता है 100 और ये जो एन हेप्टेन होता है इसका ऑक्टेन नंबर होता है 0। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, अब मैं आपसे बात पूछना चाहूंगा कि दोनों में से बेस्ट फ्यूल कौन सा है? सर आइसो ऑक्टेन। दोनों में से घटिया फ्यूल कौन सा है? सर एन हेप्टेन। सर अब हम कंपैरिजन कैसे करेंगे? आपके पास क्या होगा, एक सैंपल होगा पेट्रोल का, उस पेट्रोल सैंपल को आप इंजन में डालोगे और परफॉर्मेंस चेक करोगे। अब क्या करोगे, आप इन दोनों के सैंपल्स तैयार करोगे। क्या तैयार करोगे? सैंपल्स। आप इन दोनों को आइसो ऑक्टेन और एन हेप्टेन को मिक्स करके सैंपल रेडी करोगे। से फॉर एग्जांपल सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, सैंपल 4 में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं आइसो, यहां पे लिख रहा हूं मैं एन हेप्टेन। अब मैं इनका रेशियो लेके चलता हूं। ठीक है, मैंने जो सैंपल 1 बनाया है उसमें 80% आइसो ऑक्टेन है और 20% एन हेप्टेन है। दूसरा मैंने बनाया है, ये मान लो सर 70 30 60 40 50 50। अब जो ये पेट्रोल का सैंपल मुझे परफॉर्मेंस दे रहा था उसको मैंने एक पेज पर नोट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, इस इंजन में पहले सैंपल नंबर 1 डालूंगा, परफॉर्मेंस नोट करूंगा, सैंपल नंबर 2 डालूंगा, परफॉर्मेंस नोट करूंगा, सैंपल नंबर 3 डालूंगा, परफॉर्मेंस नोट करूंगा, सैंपल नंबर 4 डालूंगा, परफॉर्मेंस नोट करूंगा। अब मैं मैच करूंगा कि यहां पर जो मुझे परफॉर्मेंस मिल रही थी और इस सैंपल में जो हमें परफॉर्मेंस मिल रही है दोनों में किसकी सेम है। यहां पर मान लो ए की परफॉर्मेंस इस कौन से सैंपल से मैच हो रही है। यहां पर मान लो मुझे ब्रेक पावर मिल रही थी 200 किलोवाट और मैं यहां देखूंगा कि मुझे ब्रेक पावर 200 किलोवाट किस में मिल रही है। ये एक एग्जांपल है, ब्रेक पावर हम मेजर नहीं करते हैं, हम नॉकिंग टेंडेंसी को मेजर करते हैं कि यहां पर हमें कितनी नॉकिंग मिल रही थी। देखूंगा कि एग्जैक्ट मुझे यहां पर नॉकिंग किस सैंपल में उतनी ही मिल रही है।
तो यहां पर से फॉर एग्जांपल जो इंजन की परफॉर्मेंस थी आपके सैंपल नंबर 3 से वही परफॉर्मेंस आपको मिल रही है। तो मैं क्या कहूंगा कि जो मेरा ये इंजन में हमने जो पेट्रोल का सैंपल डाला था उसका ऑक्टेन नंबर 60 है। उसका ऑक्टेन नंबर क्या है? 60 है। तो व्हाट इज ऑक्टेन नंबर? ऑक्टेन नंबर इज द परसेंटेज of the iso-octane in a sample of iso-octane and heptane which will give the same performance with respect to the sample of the petrol। यहां पर जो आपको परफॉर्मेंस मिल रही है सैंपल 3 में भी आपको जो यहां पर परफॉर्मेंस मिल रही है दोनों में सेम है, दोनों में सेम है। इसलिए इस सैंपल में आइसो ऑक्टेन का जो परसेंटेज होगा, जो रेशियो होगा, वही क्या होगा? आपका ऑक्टेन नंबर। तो अगर यहां पर 60% है तो ऑक्टेन नंबर हो जाएगा 60। अगर मान लो ये सैंपल से परफॉर्मेंस नहीं मैच हो रही थी, सैंपल नंबर 4 से हो गई तो क्या हो जाएगा? 50। अगर सैंपल नंबर 2 से परफॉर्मेंस मैच हो गई तो ऑक्टेन नंबर क्या हो जाएगा? 70। सैंपल नंबर 1 से हो गई तो ऑक्टेन नंबर क्या हो जाएगा? 80। तो दिस इज द टेस्टिंग मेथड। इस मेथड से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? ऑक्टेन नंबर को कैलकुलेट कर सकते हो फॉर ए स्पेसिफिक पेट्रोल सैंपल। और इस पेट्रोल सैंपल के लिए हम क्या मेजर करते हैं? इंजन की परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? इन दोनों को मिक्स करके अलग अलग रेशियो में अलग अलग सैंपल रेडी करते हैं और फिर हम देखते हैं कि किस सैंपल से आपकी इंजन की परफॉर्मेंस मैच हो रही है। तो जिस सैंपल से आपकी इंजन की परफॉर्मेंस मैच होगी उसमें जो आपका आइसो ऑक्टेन का परसेंटेज होगा वही आपका क्या होगा? ऑक्टेन नंबर होगा। क्लियर है? बिल्कुल, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। जो आइसो ऑक्टेन होता है इसमें नॉकिंग टेंडेंसी बिल्कुल नहीं होती है, इसलिए हम इसको नंबर दे देते हैं 100। एन हेप्टेन में सबसे ज्यादा नॉकिंग टेंडेंसी होती है, इसलिए हम इसे क्या नंबर दे देते हैं? 0 नंबर दे देते हैं। तो ये हो गया आपका ऑक्टेन नंबर के बारे में। सेम आपका सीटेन नंबर का होता है। तो सीटेन नंबर में आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि सैंपल क्या होते हैं, किसका मिक्सचर लिया जाता है, किसका सीटेन नंबर 100 होता है और किसका सीटेन नंबर 0 होता है। यह चीज आपको यहां पर पता होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं सीटेन की तो सीटेन में देखिए क्या होगा? सीटेन में खुद सीटेन ही होगा। आसान है याद रखना। ऑक्टेन में आइसो ऑक्टेन था बेस्ट और सीटेन में कौन बेस्ट होगा? सीटेन होगा। सर सबसे खराब कौन होगा? अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन। अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन ये क्या होगा? वर्स। इसका हम क्या देंगे? 0 नंबर। सेम प्रोसेस हम करेंगे यहीं पे। यहां पर हम क्या लेंगे? डीजल सैंपल। किसको लेंगे? डीजल सैंपल को। और डीजल सैंपल लेने के बाद यहां हम क्या करेंगे? उसको डीजल इंजन में डालेंगे। और डीजल इंजन में डालने के बाद हम एंटी नॉकिंग टेंडेंसी जो भी परफॉर्मेंस है उसको मेजर करेंगे। कर ली, उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। फिर हम इन दोनों के डिफरेंट रेशियो के सैंपल बनाएंगे। से फॉर सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, सैंपल 4, सैंपल 5, सैंपल 6, सैंपल 7, डिफरेंट रेशियोज में। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जो परफॉर्मेंस मिल रही है वो किस सैंपल से मिलने वाली परफॉर्मेंस के सेम है। तो मान लो S6 में हो गया तो S6 में सैंपल में जो सीटेन का जो परसेंटेज अमाउंट होगा वही क्या होगा? सीटेन नंबर होगा। वही क्या होगा? आपका सीटेन नंबर होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑक्टेन नंबर एंड सीटेन नंबर। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर इग्निशन सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक इज योर इग्निशन सिस्टम। तो इग्निशन सिस्टम का डायग्राम अब आपको नजर आ रहा होगा आपके बोर्ड पे। सो गाइस अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक को डील करने वाला हूं दैट इज योर इग्निशन सिस्टम। ठीक है, इग्निशन सिस्टम को मैं डील करने वाला हूं कि इग्निशन सिस्टम किस टाइप्स के होते हैं, इग्निशन सिस्टम कहाँ यूज में लिया जाता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं इग्निशन सिस्टम कहाँ यूज में लिया जाता है, ये आपके SI इंजन में यूज में लिया जाता है क्योंकि SI इंजन में होता है आपके स्पार्क प्लग। कौन होता है? स्पार्क प्लग होता है। और स्पार्क प्लग में हमें क्या चाहिए? हाई वोल्टेज। क्या चाहिए? हाई वोल्टेज। और इस हाई वोल्टेज के लिए हम क्या यूज में लेते हैं? इग्निशन सिस्टम हम यूज में लेते हैं। स्पार्क को प्रोड्यूस करने के लिए जो सिस्टम यूज में लिया जाता है दैट इज योर इग्निशन सिस्टम। और स्पार्क प्लग कहाँ होता है? SI इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन में लगा होता है। और SI इंजन का एग्जांपल है आपका पेट्रोल इंजन। विच इंजन? पेट्रोल इंजन। जो आपका SI इंजन होता है उसका एक और एग्जांपल होता है दैट इज योर गैसोलीन इंजन।
दैट इज योर गैसोलीन इंजन। सर ये तो हम जानते ही नहीं थे। अरे आप जानते हो, आपने देखा नहीं है क्या कभी कि जो भी हमारी पेट्रोल की जो गाड़ियां होती है उसमें हम गैस किट लगाते हैं, लगाते कि नहीं? वही सिस्टम हम क्या यूज में ले रहे हैं, एसआई इंजन में हम यूज में ले रहे हैं। तो गैसोलीन इंजन है वो भी किसका एग्जांपल है? स्पार्क इग्निशन इंजन का एग्जांपल है। सर जब हम गैसोलीन इंजन यूज में लेंगे तो एसआई जो मान लो पेट्रोल इंजन था उसमें अगर हमने गैसोलीन इंजन लगा दिया तो इंजन तो वही रहेगा, लेकिन सर कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा? कंपोनेंट सिर्फ चेंज होगा कार्बोरेटर। कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा? कार्बोरेटर कंपोनेंट चेंज होगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर एयर फ्यूल मिक्सचर हमें बनाना ही नहीं है, यहाँ पर आपका होगा गैस। एलपीजी गैस हो सकती है, सीएनजी गैस हो सकती है, नेचुरल गैस हो सकती है, कोई भी गैस हो सकती है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर एक ही पॉइंट याद रखना है कि गैसोलीन इंजन भी किसका एग्जाम्पल है? एसआई इंजन का एग्जाम्पल है। तो गैसोलीन इंजन में भी आप किसको यूज में लोगे? इग्निशन सिस्टम को हम यूज में लेंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इग्निशन सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। इग्निशन सिस्टम 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका बैटरी इग्निशन सिस्टम। कौन सा सिस्टम? बैटरी इग्निशन सिस्टम। दूसरा होता है आपका मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। दूसरा क्या होता है आपका? मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। दूसरा होगा आपका मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। एक तो होता है बैटरी इग्निशन सिस्टम, एक होगा मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। बैटरी इग्निशन सिस्टम का एक और नाम होता है, इसे हम कहते हैं कॉइल इग्निशन सिस्टम। क्या कहते हैं इसे? कॉइल इग्निशन सिस्टम। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एक बैटरी होगी और एक इसमें इग्निशन कॉइल होगा। ठीक है, एक तो बैटरी होगी और एक इसमें एक इग्निशन कॉइल होगी। ठीक है, तो बैटरी क्या होती है? बैटरी इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये जो बैटरी होती है ये 12 वोल्ट की होती है। कितने वोल्ट की होती है? 12 वोल्ट की होती है। बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसे हम ग्राउंड करते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल आपका जाता है इग्निशन स्विच में। तो दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? इग्निशन स्विच। तो बैटरी का एक टर्मिनल जाएगा आपके नेगेटिव ग्राउंड में और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो जाएगा आपके इग्निशन स्विच में। तो इग्निशन स्विच आपने देखा होगा, आपके बाइक में लिखा होता है ना इग्निशन, कार में भी लिखा होता है इग्निशन, वही इग्निशन स्विच होता है। उसका काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की पावर को जो आप सप्लाई कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल पावर को कट करना या फिर उसको जोड़ देना। शॉर्ट सर्किट का उसका काम होता है कि सर्किट को ब्रेक करना या फिर शॉर्ट करना। ब्रेक मतलब अलग अलग, शॉर्ट मतलब मैच कर देना, मिक्स कर देना, सर्किट को एक दूसरे से जोड़ देना। तो इसका काम होता है सर्किट को ब्रेक करना या फिर शॉर्ट करना। जब यहां से बैटरी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके इग्निशन स्विच के थ्रू इग्निशन कॉइल में जाती है। किसमें? इग्निशन कॉइल में। तो इग्निशन कॉइल में 2 वाइंडिंग्स होती है। कितनी वाइंडिंग्स होती है? 2 वाइंडिंग्स होती है। एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग, एक होती है आपकी प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरी होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। ये जो इग्निशन कॉइल होती है इट इज ए टाइप ऑफ इंडक्शन कॉइल। ये इंडक्शन कॉइल के टाइप की होती है। इलेक्ट्रिकल में आता है इंडक्शन कॉइल, उस इंडक्शन कॉइल को ही हम इग्निशन कॉइल कहते हैं। इस इग्निशन कॉइल में 2 वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। ये जो इग्निशन कॉइल होती है इसका काम होता है वोल्टेज को स्टेप अप करना। क्या करना? स्टेप अप करना, मतलब वोल्टेज को इंक्रीज करना। कैसे इंक्रीज करेंगे मैं वर्किंग समझाऊंगा तब आपको बताऊंगा। प्राइमरी वाइंडिंग में आपको ध्यान रखना है कि 200 to 300 टर्न्स होते हैं, 200 to 300 टर्न्स होते हैं। यहाँ पर सेकेंडरी में सर 20,000 टर्न्स होते हैं, 20,000 to 21,000 टर्न्स। टर्न्स मतलब घूमना, ऐसे वायर एक बार घूमी तो 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, 4 टर्न, 5 टर्न। तो प्राइमरी में कम होंगे, सेकेंडरी में सबसे ज्यादा होंगे। तो सेकेंडरी में सबसे ज्यादा होने के कारण वोल्टेज क्या हो जाएगी? स्टेप अप हो जाएगी। वोल्टेज क्या हो जाएगी? स्टेप अप। सो दिस इज अबाउट योर इंडक्शन कॉइल। ठीक है, इग्निशन कॉइल। अब इस इग्निशन स्विच और इग्निशन कॉइल के बीच में एक रेजिस्टेंस होता है और उस रेजिस्टेंस का नाम होता है बैलास्ट रेजिस्टेंस। उस रेजिस्टेंस का क्या नाम होता है? बैलास्ट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हम क्यों लगाते हैं बताइए?
सर रेजिस्टेंस हम इसलिए लगाते हैं ताकि करंट की जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाए। रेजिस्टेंस मतलब जो करंट का रेजिस्ट करेगा, अपोज करेगा। क्यों कर रहे हैं हम डिक्रीज? अगर हम कंटिन्यूअसली व्हीकल को यूज में ले रहे हैं, इंडक्शन कॉइल को या फिर इग्निशन कॉइल को हम यूज में ले रहे हैं, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। क्या इंक्रीज हो जाएगा? टेम्परेचर। और टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो लाइफ होगी जो इग्निशन कॉइल की वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इग्निशन कॉइल के ओवर हीटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग, किसकी ओवर हीटिंग को प्रिवेंट कर रहे हैं? इग्निशन कॉइल की। इग्निशन कॉइल की ओवर हीटिंग को प्रिवेंट करने के लिए एक बलास्ट रजिस्टर सीरीज में लगाया जाता है। ये क्या करता है? करंट को कम करता है। क्या करता है? करंट को कम करता है। अब देखिए करंट को ये कम कैसे करता है। आपको पता होगा कि कोई भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, आयरन का रेजिस्टेंस होता है। ये किसका रेजिस्टेंस होता है? आयरन का रेजिस्टेंस होता है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, आपकी इग्निशन कॉइल का, तो रेजिस्टेंस का भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और रेजिस्टेंस का टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस की भी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। और जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो करंट डिक्रीज हो जाएगा। और जब करंट डिक्रीज हो जाएगा तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो एक स्पेसिफाइड लिमिट में टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम किसे यूज में लेते हैं? ब्लास्ट रजिस्टर। बस यहां से सिर्फ फंक्शन ही पूछे जाने, लेकिन मैं आपको पूरी वर्किंग समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप। तो ब्लास्ट रजिस्टर आपका सीरीज में लगाया जाता है, जिसका काम होता है इग्निशन कॉइल की ओवर हीटिंग को प्रिवेंट करना। क्या करना? इग्निशन कॉइल की ओवर हीटिंग को प्रिवेंट करना। अब मैं आपको इसकी वर्किंग समझाता हूं कि ये वर्क कैसे करता है। देखिए, पहले मैं बताने वाला हूं आपको बैटरी इग्निशन सिस्टम, उसके बाद मैं आपको उसका डायग्राम बताऊंगा, वो वर्क कैसे करता है उसका मैं एनिमेशन आपको बताऊंगा। उससे पहले हम थियोरेटिकली देखते हैं कि एक्चुअल में बैटरी इग्निशन सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, कैसे वर्क करता है। तो आइए देखते हैं हम फंक्शन, या हम इसे कह सकते हैं वर्किंग ऑफ बैटरी इग्निशन सिस्टम। इसका दूसरा नाम क्या होता है? सर इसका दूसरा नाम होता है कॉइल इग्निशन सिस्टम। तो यहां पर क्या होगी? एक सर बैटरी होगी। सो दिस इज योर बैटरी, दिस इज माइनस को हमने ग्राउंड कर दिया। एक होगा इसका पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव, इसको हमने इग्निशन स्विच में भेजा, दिस इज द इग्निशन स्विच, चाबी वाला। उसके बाद यहां पर था ब्लास्ट रेजिस्टेंस के बाद हमने इसको भेजा इग्निशन कॉइल में। किसमें? इग्निशन कॉइल में। इग्निशन कॉइल के बीच एक सॉफ्ट आयरन कोर होगी। क्या होगी? एक सॉफ्ट आयरन कोर। तो ये जाएगा पहले प्राइमरी वाइंडिंग में, दिस इज योर प्राइमरी वाइंडिंग, ऐसे ये बाहर निकलेगा। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग ही आपकी क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी, निकल गई। उसके बाद ये जाएगा आपके कॉन्टैक्ट ब्रेकर में। किस में जाएगा? कॉन्टैक्ट ब्रेकर में। तो कॉन्टैक्ट ब्रेकर में क्या होता है? देखिए एक ऐसे गोल सा होता है, ये क्लियर है। इसमें यहां पर क्या होता है? आपका एक कैपेसिटर या फिर कंडेंसर होता है। एक कैपेसिटर होगा और क्या होगा? एक कंडेंसर होगा। उसके बाद क्या होगा? ये इस तरीके से एक ब्रेकर पॉइंट से जुड़ा होगा। यहां पर एक कॉन्टैक्ट ब्रेकर होगा, यहां पर एक कैम होगी। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट ब्रेकर है दोनों ही। इसका ये एक टर्मिनल है, इसका कभी कॉन्टैक्ट इसमें होगा, कॉन्टैक्ट ब्रेक होगा, कॉन्टैक्ट होगा, कॉन्टैक्ट ब्रेक होगा। तो देखिए क्या होता है, ये ग्राउंड होता है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए जब करंट हम इसको जोड़ देंगे तो करंट जाएगा ऐसे, ब्लास्ट रेजिस्टेंस से होता हुआ प्राइमरी अंदर गया कॉन्टैक्ट ब्रेकर से, अगर इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट है तो ऐसे ये ग्राउंड में चला जाएगा, चला गया इस डायरेक्शन से। लेकिन जब इसका कॉन्टैक्ट ब्रेक हुआ, ये कॉन्टैक्ट ब्रेक हुआ, तो कॉन्टैक्ट ब्रेक होगा तो क्या होगा, अब ये यहां से नहीं जाएगा, यहां से जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहां पर पैरेलल में कैपेसिटर है। दिस इज द कैपेसिटर। कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है, फैराड।
तो कैपेसिटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा, इसकी वोल्टेज इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ये कब तक स्टोर करेगा, जब तक कि कॉन्टैक्ट ब्रेक है, जब तक कि कॉन्टैक्ट ब्रेक है। इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, वोल्टेज इंक्रीज होती जाएगी। और एक टाइम ऐसे आएगा कि यहां पर वोल्टेज होगी ना, उसकी वैल्यू यहां पर जो वोल्टेज होगी V डैश, उससे ज्यादा हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब V की वैल्यू V डैश से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो जब ऐसा होगा, इस कंडीशन में जो आपके करंट की ये डायरेक्शन थी ना, अब वो रिवर्स हो जाएगी। अब करंट इस डायरेक्शन में आएगा, अब आपका करंट ब्लू वाली डायरेक्शन में आएगा। तो देखिए क्या होता है, जब प्राइमरी वाइंडिंग से करंट जा रहा था तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस हो चुकी थी, जिसकी कुछ डायरेक्शन ऐसे थी। अब जब करंट रिवर्स होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन अचानक से कोलैप्स होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन अचानक से कोलैप्स होगी। तो ये वर्ड याद रखना, करंट के रिवर्सल होने से मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन अचानक से कोलैप्स होती है। अब जो इसकी ये जो सॉफ्ट आयरन कोर होती है, इस पर होती है आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। इस पर क्या होती है आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं। सो दिस इज योर सेकेंडरी वाइंडिंग, रेड कलर वाली। ये वाली आपकी कनेक्ट होती है डिस्ट्रीब्यूटर से। किससे कनेक्ट होती है, डिस्ट्रीब्यूटर। ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटर। इस डिस्ट्रीब्यूटर में क्या होता है, एक रोटर होता है, ये आपका रोटर है, और यहां पर होते हैं इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड, 4 इलेक्ट्रोड है मान लो, और ये आपका रोटर इस डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जब अचानक से मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन कोलैप्स होती है, उनकी डायरेक्शन रिवर्स होती है ड्यू टू द रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट। सेकेंडरी वाइंडिंग में बहुत हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग में बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होती है। तो जब सेकेंडरी वाइंडिंग में बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होती है, ठीक उसी समय आपका रोटर किसी ना किसी इलेक्ट्रोड से कांटेक्ट में होता है, और जब वो किसी ना किसी इलेक्ट्रोड से कांटेक्ट में होता है तो वो हाई वोल्टेज आपके स्पार्क प्लग के इलेक्ट्रोड को सप्लाई हो जाती है। कौन से इलेक्ट्रोड को सप्लाई हो जाती है, स्पार्क प्लग के इलेक्ट्रोड को सप्लाई हो जाती है। तो यहां से आपके स्पार्क प्लग कनेक्ट होते हैं। क्या कनेक्ट होते हैं, स्पार्क प्लग कनेक्ट होते हैं। तो ये ऐसे घूमता होगा, हाई वोल्टेज आई, सप्लाई होगी, अब नहीं आ रही हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज आई, सप्लाई हो गई। तो हम इन दोनों का जो रोटेशन है, इसका कांटेक्ट ब्रेक होना और इसका कांटेक्ट मेक होना, उसकी हम क्या करते हैं, टाइमिंग करते हैं। तो वो कैसे करते हैं आपको उसमें नहीं जाना है। आपको इसे ध्यान रखना है कि डिस्ट्रीब्यूटर में एक रोटर रोटेट करता है, तो जब हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द कोलैप्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड, तो उस कंडीशन में यहां पर जो हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, इस कंडीशन में आपका रोटर किसी ना किसी इलेक्ट्रोड से कांटेक्ट में होगा और वो हाई वोल्टेज आपके स्पार्क प्लग को ट्रांसमिट हो जाएगी। तो यहां पर देखिए ये अरेंजमेंट कैसे होता है, अब मैं वो आपको बताने वाला हूं कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसमें आपके इलेक्ट्रोड्स का कनेक्शन, इलेक्ट्रोड्स का ऑर्डर किस तरीके से होता है। देखिए से फॉर एग्जांपल आपके पास 4 सिलेंडर इंजन है, दिस इज योर 1 2 3 4। मैंने आपको फायरिंग ऑर्डर बताया था, क्या बताया था, 1 3 2 4, 1 3 2 4 बताया था। दैट इज द बेस्ट फायरिंग ऑर्डर, दैट इज द बेस्ट फायरिंग ऑर्डर। जो भी हमने फायरिंग ऑर्डर पढ़े हैं वो बेस्ट फायरिंग ऑर्डर पढ़े हैं। कोई और भी फायरिंग ऑर्डर हो सकता है, लेकिन जो बेस्ट होगा वो 1 3 2 4 होगा। लेकिन कुछ एग्जाम्स में 1 3 4 2 को बेस्ट फायरिंग ऑर्डर माना गया है, 1 3 4 2 को बेस्ट फायरिंग ऑर्डर माना गया है एग्जाम्स में। लेकिन जो बेस्ट होता है वो क्या होता है, 1 3 2 4 होता है। वो क्या होता है, 1 3 2 4 होता है। तो फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपको याद हो जाएगा 1 3 4 2। तो इसमें क्या होगा, देखिए आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसमें आपका रोटर रोटेट करेगा, दिस इज योर रोटर, और यहां पर इलेक्ट्रोड होंगे 1 2 3 एंड 4। अब मान लो आपका ये सिलेंडर नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो सबसे पहले किसमें स्पार्किंग होनी चाहिए, 1 में। उसके बाद किस में होनी चाहिए, 3 में। ऐसे रोटेट करेगा ना। उसके बाद किस में होनी चाहिए, देखिए उसमें। उसके बाद होनी चाहिए 4 में, और उसके बाद किस में होनी चाहिए, 2 में। ऐसे हम कनेक्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर को। किसको हम कनेक्ट करेंगे,
डिस्ट्रीब्यूटर को। तो आइए अब हम देखते हैं कि इग्निशन सिस्टम एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। आपको इग्निशन सिस्टम की वर्किंग पूरी की पूरी समझ में आ चुकी होगी। अब मैं आने वाला हूं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ इग्निशन सिस्टम, दैट इज योर मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। सारे कंपोनेंट सेम होंगे, सारे कंपोनेंट सेम होंगे, बस डिफरेंस होगा मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में बैटरी का। किसका? बैटरी का। मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में होगी आपके क्या होगी? मैग्नेट होगी, रोटेटिंग मैग्नेट। ठीक है, तो आपका है मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। तो क्वेश्चन सिर्फ यही आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर रिलेटेड टू मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम, और उसमें एक ऑप्शन होगा बैटरी ही। तो उसका हम यूज नहीं करते हैं, उसका हम यूज
नहीं करते हैं। तो देखिए ये आपका मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम है, तो इसमें हमने बैटरी को किससे रिप्लेस कर दिया है, मैग्नेट से रिप्लेस कर दिया है। तो ये आपकी जो मैग्नेट होगी, इसमें एक रोटेटिंग मैग्नेट होगी जो रोटेट करेगी, दिस इज एन, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो जब ये इस कंडीशन में होगी तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, और जब इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, जब ये यहाँ पर S आ जाएगा, यहाँ पर N आ जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। ये कैसे अपोजिट होगी, ये जो मैग्नेट है हम इसको रोटेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रोटर। ये यहाँ पर एक रोटर है, विद द हेल्प ऑफ दैट हम इस मैग्नेट को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। ये आपकी फिक्स्ड मैग्नेट है, ये आपकी मूवेबल मैग्नेट है, क्लियर है। जब ये रोटेट हो रही होगी, इसका कनेक्शन होगा कैम के साथ। किसका कनेक्शन होगा, कैम के साथ कनेक्शन होगा, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट यहाँ पर कॉन्टैक्ट ब्रेकर होगा। क्या होगा यहाँ पर, कॉन्टैक्ट ब्रेकर, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट होगा, कॉन्टैक्ट नहीं होगा, कॉन्टैक्ट होगा, कॉन्टैक्ट नहीं होगा। तो जब कॉन्टैक्ट होगा, जब इन दोनों का कॉन्टैक्ट होगा, तो जो करंट है वो इस डायरेक्शन से आता हुआ ग्राउंड में चला जाएगा। जब कांटेक्ट नहीं होगा, कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा, तो करंट इस डायरेक्शन से आएगा, कैपेसिटर में चला जाएगा। दिस इज द कैपेसिटर। कुछ बुक्स में इसे कंडेंसर भी लिखा हुआ है, ठीक है, एक ही बात है। तो जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो करंट जाएगा इस डायरेक्शन में, तो अचानक से क्या होगा आपका, बताइए। अचानक से मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन क्या होगी, कोलैप्स हो जाएगी। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन कोलैप्स होगी तो आपकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, जो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, उसमें क्या होगा, हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, और वो हाई वोल्टेज आप डिस्ट्रीब्यूटर को क्या कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ योर फायरिंग ऑर्डर। अगर हम मल्टी सिलेंडर इंजन यूज में ले रहे हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप पर उसमें क्या करेगा, स्पार्क कर देगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इसकी वर्किंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इसके कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है। इसका सिर्फ एक ही कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, दैट इज द मैग्नेट। अब मुझे एक बात बताइए कि जैसे इसकी स्पीड इंक्रीज होती है, जितनी ज्यादा हम इसकी स्पीड करेंगे, ये अटैच होता है आपका विद द हेल्प ऑफ योर व्हील्स। ये रोटेट करता है विद योर इंजन, ठीक है। इंजन के साथ कौन कनेक्ट होता है, व्हील कनेक्ट होता है। तो ये इंजन की हेल्प से रोटेट होता है। तो जैसे जैसे इसकी स्पीड इंक्रीज होती है, इंजन की स्पीड इंक्रीज होती है, तो जो स्पार्क है उसकी स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ आपको एक चीज याद रखनी है कि स्पीड इंक्रीज होने से स्पार्क की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, लेकिन लो स्पीड पर इंजन को स्टार्ट करने में यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। तो बाइक को स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होती है, कार को स्टार्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि कार में इग्निशन करने के लिए बैटरी होती है, बैटरी का प्रोविजन होता है अलग से। लेकिन जो आपकी बाइक्स होती है, टू व्हीलर्स होती है, उसमें मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम हम यूज में लेते हैं ड्यू टू द स्पेस कंस्ट्रेंट, ठीक है। स्पेस कंस्ट्रेंट होने के कारण हम मैग्नेटो सिस्टम यूज में लेते हैं आपके टू व्हीलर्स में, और आपके फोर व्हीलर्स में स्पेस कंस्ट्रेंट नहीं होता है, इसलिए हम वहां पर बैटरी इग्निशन सिस्टम हम यूज में लेते हैं। ये जो आपका इग्निशन सिस्टम है, ये आपके पेट्रोल इंजन, एसआई इंजन में यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट कम टू द टॉपिक, दैट इज योर सुपर चार्जिंग। सुपर चार्जिंग क्या होता है, सुपर चार्जिंग में हम क्या करते हैं, अगर हमें इंजन की पावर को इंक्रीज करना हो तो हम दो तरीके से पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इंजन की पावर को इंक्रीज करने के दो मेथड है। अगर आपको गाड़ी तेज भगानी हो तो इंजन की स्पीड को इंक्रीज कर दो, या फिर उसमें जो फ्यूल एडिशन हो रहा है, जो हीट एडिशन पर सेकंड हो रहा है, उसको इंक्रीज कर दो। हीट एडिशन पर सेकंड हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, हीट एडिशन पर सेकंड हम इंक्रीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फ्यूल एंड ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन की क्वांटिटी को इंक्रीज कर देते हैं तो जो आपकी गाड़ी में हीट एडिशन पर सेकंड हो रहा है, जो कंबशन हो रहा है, वो प्रॉपरली हो पाएगा। तो ऑक्सीजन के अमाउंट को इंक्रीज करना, ऑक्सीजन की डेंसिटी को इंक्रीज करना ही होता है आपका सुपर चार्जिंग। सुपर चार्जिंग क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच वी विल इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द एयर, we will increase the density of the air which is going to supply in your engine। सक्शन करते वक्त अगर हम एयर की डेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सुपर चार्जिंग। तो देखिए सुपर चार्जिंग क्या होता है, सुपर चार्जिंग में क्या होता है, हम एयर की डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। एयर की डेंसिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो जब हम एयर की डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, आपका फ्यूल प्रॉपरली बर्न होगा। फ्यूल क्या होगा, आपका प्रॉपरली बर्न होगा, और उसकी होगी सुपर चार्जिंग, और पावर भी इंक्रीज होती है। पावर भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी की तो वो स्लाइटली इंक्रीज होती है।
मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, स्लाइटली इंक्रीज होती है। अब मैं बात करने वाला हूँ CI और SI इंजन के लिए कि किस में सुपर चार्जिंग अच्छी होती है, करनी चाहिए, किस में नहीं करनी चाहिए। अगर हम CI में सुपर चार्जिंग करते हैं, CI में हम सुपर चार्जिंग करते हैं तो CI इंजन यानी कंप्रेशन इग्निशन इंजन में सुपर चार्जिंग करने से जो डेटोनेशन होता है वो डिक्रीज होता है, मतलब जो नॉकिंग टेंडेंसी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसलिए CI इंजन में सुपर चार्जिंग करना अच्छा है। लेकिन बात करें हम SI इंजन की, तो SI इंजन में अगर हम सुपर चार्जिंग करते हैं तो डेटोनेशन और नॉकिंग क्या होती है, इंक्रीज होते हैं। डेटोनेशन और नॉकिंग क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसलिए आप कभी भी नहीं देखोगे कि पेट्रोल इंजन में सुपर चार्जिंग की गई हो। लेकिन हम SI इंजन में भी सुपर चार्जिंग करते हैं, लेकिन वो इंजन कहाँ यूज में लिए जाते हैं, रेसिंग कार्स में यूज में लिए जाते हैं। कहाँ यूज में लिए जाते हैं, रेसिंग कार्स में यूज में लिए जाते हैं, या फिर जो एयरक्राफ्ट में जो यूज में लिए जाते हैं आपके SI इंजन की बात कर रहा हूं मैं, जो आपके एयरक्राफ्ट में जो SI इंजन यूज में लिए जाते हैं वहां पर उनकी क्या की जाती है, सुपर चार्जिंग की जाती है। तो एक चीज आपको यह पता होनी चाहिए, तो जब हम सुपर चार्जिंग करते हैं तो उससे जो आपका स्कैवेंजिंग प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस, स्कैवेंजिंग प्रोसेस। स्कैवेंजिंग प्रोसेस क्या होता है, 5% रिमेनिंग गैसेस को बाहर पुश करना, वो भी प्रॉपरली हो पाता है। वो भी क्यों हो पाता है, प्रॉपरली हो पाता है, अच्छे तरीके से हो पाता है। तो मतलब CI में सुपर चार्जिंग करना अच्छा है, SI में सुपर चार्जिंग करना बुरा है। सुपर चार्जिंग में हम क्या करते हैं, एयर की डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। सुपर चार्जिंग में जो हम डिवाइस यूज में लेते हैं वो 2 डिवाइस होती है, एक तो होती है आपकी सुपर चार्जर, एक होता है आपका टर्बो चार्जर। एक क्या होगा आपका सुपर चार्जर, एक क्या होगा आपका टर्बो चार्जर। अब आप मुझे एक बात बताइए, एयर लिक्विड है या गैस है, बताइए, एयर लिक्विड है या गैस है। सर ये आपने क्या बात कर दी, एयर तो गैस है। तो यही तो फर्क है, यही तो फर्क है, आप चीजें गौर नहीं करते हो। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एयर की डेंसिटी को इंक्रीज करना है, तो एयर की डेंसिटी को इंक्रीज किससे करेंगे, पंप से या कंप्रेसर से, बताइए, पंप से करेंगे या कंप्रेसर से करेंगे। सर एयर की डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम यूज में लेंगे कंप्रेसर। किसको यूज में लेंगे, कंप्रेसर को यूज में लेंगे। तो देखिए सुपर चार्जर में क्या होता है, सुपर चार्जर में ये जो कंप्रेसर है ये आपके इंजन से डायरेक्टली कपल होता है। ये इंजन से पावर लेगा और ये रोटेट होगा, इंजन से पावर लेगा और ये क्या होगा, रोटेट होगा, और एयर को कंप्रेस करके उसकी डेंसिटी को इंक्रीज करके इंजन को सप्लाई कर देगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि सुपर चार्जर में कंप्रेसर इज डायरेक्टली कपल्ड विद द इंजन विद द हेल्प ऑफ द बेल्ट और गियर ड्राइव। दोनों में से किसी भी मेथड से आप क्या कर सकते हो, कंप्रेसर और इंजन की शाफ्ट को कपल कर सकते हो, और जो एयर आ रही है सक्शन होने के लिए उसको आप क्या कर दोगे, कंप्रेस कर दोगे। टर्बो चार्जर में क्या होता है, टर्बो चार्जर में हम क्या करेंगे, टर्बो चार्जर में जो आपका इंजन से एग्जॉस्ट आता है, इंजन से जो एग्जॉस्ट आएगा उस एग्जॉस्ट से हम टरबाइन को रोटेट करेंगे। किसको रोटेट करेंगे, टरबाइन को रोटेट करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ दैट टरबाइन हम कंप्रेसर को क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे, कंप्रेसर को हम यूज में लेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, T फॉर टर्बो, T फॉर टरबाइन, T फॉर टर्बो, T फॉर टरबाइन। तो टर्बो चार्जर में हम क्या करेंगे, इंजन से जो एग्जॉस्ट गैसेज आ रही है, गरम गरम गैसेज आ रही हैं, उसकी हेल्प से हम टरबाइन को रोटेट करेंगे, और टरबाइन से जो हमें वर्क डन मिल रहा है उस वर्क डन को हम कंप्रेसर को ट्रांसफर कर देंगे, और आपका कंप्रेसर क्या करेगा, एयर की डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। तो ये दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, इन दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि सुपर चार्जर में हम इंजन और कंप्रेसर को कपल करते हैं, टर्बो चार्जर में हम कंप्रेसर और टरबाइन को कपल करते हैं। टर्बो चार्जर में हम टरबाइन को इंजन से भी कपल नहीं करते हैं। टर्बो चार्जर में टरबाइन को चलाने के लिए हम इंजन से जो एग्जॉस्ट गैसेस हमें मिल रही है उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो जब आपका टरबाइन रोटेट करेगा तो मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी, हम इस मैकेनिकल एनर्जी को कंप्रेसर को देंगे, और कंप्रेसर क्या करेगा, उसे यूज में लेके एयर को कंप्रेस करके भेज देगा। तो बस आपको ये चीज इसमें पता होनी चाहिए। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।